विश्व कीर्तिमान प्राप्त द मैजिक मैन एन चंद्रा पटेल। आपका अपना पटेल, यत्र तत्र सर्वत्र। द मैजिक मैन एन चंद्रा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल द मैजिक मैन एन चंद्रा। वंदन 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 साहित्य श्री भारती। शब्द अर्थ का गहरा नाता, ज्ञानार्जन का सुख है पाता। वागेश्वरी निकट है आती, मन में ज्ञान की ज्योत जलाती। वागेश्वरी निकट है आती, वागेश्वरी निकट है आती, मन में ज्ञान की ज्योत जलाती। वंदन 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 साहित्य श्री भारती। चिंतन मनन की क्षमता लाती, अल्प ज्ञानी को विज्ञ बनाती। वैचारिक पूंजी मिल जाती, जिज्ञासा नित नवल जगाती। वंदन 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 साहित्य श्री भारती। वंदन 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 साहित्य श्री भारती। नमस्कार कंचन लता जी, श्रीलता पाठक जी, आपका बहुत बहुत आभार। आपने अनुरोध स्वीकार किया और आज आप यहाँ उपस्थित हैं। कंचन लता जिन्हें संचालन करना अभी यही थी, कुछ तकनीकी कारण हो गए ऐसा लग रहा है। तो नरेश जी, हम लोग आरंभ कर देते हैं। देखिए, ये तकनीक है, इसमें किसी का वश नहीं चलता। हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। जब हम खुद को ही नहीं कंट्रोल कर सकते तो इस तकनीक को क्या कंट्रोल करें। डॉक्टर स्नेहलता पाठक हमारे बीच में आ गई हैं। देश की एक बहुत बड़ी व्यंग्यकार हैं और अब तो ये पटेल का सौभाग्य है कि वो आज हमारे बीच में है। और हमने उनसे अनुरोध किया था कि जब ये समापन कार्यक्रम होगा तो वो भी आपके शुभ हाथों कर कमलों से ही होगा। लीजिए, कंचन लता आ गई हैं और कंचन जी, अब आप संभालिए। नमस्कार सभी को। और कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैं बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रही हूँ, जिसके लिए मैं पहले ही आप सबसे क्षमा चाहती हूँ। आप सभी का स्वागत है इस आयोजन में, जिसका नाम है साहित्य श्री भारती, जिसका आयोजन ठीक विजुअल ठीक है। कंचन जी, आप सेंटर को हो जाओ, एक मिनट रिलैक्स हो जाओ और सेंटर को हो जाओ। हाँ, यस यस यस, ओके रिलैक्स, ओके। हेलो, नहीं नहीं नहीं, आपका जैसे आपने पहले रखा था अपना मोबाइल वैसे ही रख लीजिएगा, टेलीविजन की तरह। हाँ, ये ठीक है। थोड़ा सा सेंटर में आ जाइएगा बस। ठीक है, मेरे ख्याल से आरंभ करना चाहिए।
जी, नमस्कार सभी को, सभी दर्शकों श्रोताओं को जो जहां से सुन रहे हैं सभी को मेरा नमस्कार। और इस आयोजन में जिसका नाम है साहित्य श्री भारती, जिसके अध्यक्ष श्री साहित्य श्री हरीश नवल जी हैं। हेलो, ठीक आ रहा है, आपकी आवाज आ रही है। इस आयोजन जिसके अध्यक्ष श्री व्यंग ऋषि श्री हरीश नवल जी हैं, जो आप लोगों को दिख भी रहे हैं स्क्रीन पे हम लोगों के साथ, और जिसके निदेशक डॉक्टर क्षमा पांडे जी हैं, और जिसके महाप्रबंधक नरेश चंद जोशी जी। और ये आयोजन द मैजिक मैन एंड चंद्रा पेज और यूट्यूब चैनल पे आयोजित हो रहा है, जो आप लोग लगातार 15 मई से देख रहे हैं, और जो हिंदी दिवस तक होने वाला है। तो इस कड़ी की आज की व्यंग्यकारा जो हमारे साथ हैं, बहुत ही सीनियर वरिष्ठ व्यंग्यकार, जिनको हमने इस पटल पे सुना भी था हरीश नवल जी के प्रोग्राम में, और तभी से उनको जाना, मैंने तो तभी उनको जाना था। वैसे वो बहुत सारे बुक्स और संपादन कर चुकी हैं, बहुत सीनियर हैं। तो उनको आज हम इस मंच पे सुनने वाले हैं। तो मैं बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए और उन्हीं को सुनना चाहेंगे हम लोग, आप सब लोग जिनको सुनने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो उनके परिचय में मैं थोड़ी सी भूमिका देना चाहूंगी, जो लोग नए हैं, जो लोग उनको नहीं जानते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है विजुअल भी ठीक नहीं जा रहा है। नहीं, आपका ये मोबाइल कहीं रख लीजिएगा, ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने इसको हाथ में रखा हो तो हिल रहा है। हाँ, वो उस पे से स्लिप हो गया था तो मुझे हाथ में पकड़ना पड़ रहा है नहीं, अभी। वो उसमें आप अपने आप को देख रही होगी ना, तो वो तो रख लीजिए कहीं। और हाँ, मोबाइल स्टेबल कर लो और आप रिलैक्स हो जाओ, क्योंकि आपके यानी क्या बोलते हैं ना, डिस्टर्ब होने की वजह से ज्यादा हिल रहा है। तो आप रख दो, मोबाइल रख दो और बोलना शुरू। एंड टाइम पे ये ऐसे हो गया ना, तो वो थोड़ा सा रिलैक्स। कोई बात नहीं। जी, मैं आप अपना कैमरा बंद करके भी बोलते रहिए, आपकी आवाज जी, चाहिए सबको अभी। हाँ, अब जी। तो आज हम जिन्हें सुन रहे हैं, जिन्हें सुनने वाले हैं इस आयोजन में, उनके परिचय में मैं थोड़ा सा कह दूं कि आप बहुत ही वरिष्ठ साहित्यकार हैं। आपको बहुत सारे सम्मान प्राप्त हैं, सैकड़ों सम्मान, राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय, और ऐसे बहुत सारे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिल चुका है, जिसमें से मुख्य है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ से एक दीवार 100 अफसाने पुस्तक के लिए 2021 में पुरस्कार मिला है। व्यंग्यकार का वसीयतनामा, ये व्यंग्य संग्रह के लिए आपको सम्मान मिला है। शांति गया सम्मान संस्था से सम्मानित है एवं पुरस्कृत भी हैं। ज्योतिबा फूले नारी सशक्तिकरण सम्मान मध्य प्रदेश से 2000 में मिला है आपको। और हिंदी सेवा निधि इटावा उत्तर प्रदेश, जो इनकी जन्मभूमि भी है, यहाँ से 2017 में आप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित हैं। अट्टाहास दिल्ली 2020 में सम्मानित हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम महिला व्यंग्यकार के रूप में 2021 में सम्मानित हैं। ऐसे आपके पास बहुत सारे सम्मान हैं। नागपुर से सम्मानित हैं, दिल्ली एवं नागपुर से विदूषक सम्मान, जमशेदपुर से सम्मानित हैं। तो अनेकों राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय एवं संस्थागत सैकड़ों पुरस्कार और सम्मानों से सम्मानित हैं, और 45 वर्षों से आप सतत लेखन कर रही हैं। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आप कितनी वरिष्ठ और कितने उच्च स्तरीय साहित्यकार व्यंग्यकार हैं। तो आज हम इनको सुनने वाले हैं। तो अभी मैं आपके हवाले करती हूँ पटल, और आपसे चाहती हूँ कि आप अपना रखें, अपने व्यंग्य दर्शकों के सामने रखें। तो नमस्कार, स्वागत है आपका स्नेहलता जी। नमस्कार कंचन लता जी, हम दोनों एक ही जगह से हैं। जी जी आज और एक विशेष दिन है जी, वट सावित्री जी।
हाँ, वट सावित्री का व्रत है। और जिस तरह से आज जिस तरह से महिलाएं सशक्त होकर के सामने आ रही हैं, तो ये केवल आज की ही बात नहीं है, सदियां बीत गई। महिलाएं हर युग में अपनी शक्ति और अपनी बौद्धिक पराकाष्ठा का परिचय देती आ रही हैं। सावित्री के जीवन से हम ये पता लगाते हैं कि किस तरह से उसने अपनी बुद्धि, कौशल और चातुर्य से यमराज को भी पराजित कर दिया था, उसे निरुत्तर कर दिया था, और इस तरह से अपने पति को बचाकर लाई थी। अब ये घटना सत्य है या असत्य है मैं नहीं जानती, लेकिन ये सदियों से चलती चली आ रही है। और वट सावित्री का जो व्रत है, इसी कहानी को सुन करके हम पूरा करते हैं। तो आज का दिन बहुत अच्छा है और मैं शुरू करती हूँ अपनी व्यंग्य रचना। सबसे पहले तो व्यंग्य रचना शुरू करती हूँ खिचड़ी से, जिस पर शायद किसी का ध्यान नहीं गया होगा। तो मैंने खिचड़ी पर एक व्यंग्य लिखा है कि किस तरह से मामूली सी खिचड़ी भी एक राजनीतिक मुद्दा बन जाता है। तो सुनिए, मेरी आवाज आ रही है सबको? बहुत अच्छी आवाज आ रही है आपकी, बहुत अच्छी। देश की एकता और खिचड़ी, देश की एकता और खिचड़ी, यह बात सर्वविदित है कि हमारा देश भोजन प्रिय देश है, अर्थात खाते पीते लोगों का देश है। एक बात है कि हम जब भी खाते हैं आपसी समझौते के साथ ही खाते हैं, जैसे कि खिचड़ी। खिचड़ी है भी समझौतावादी व्यंजन। खिचड़ी जब भी पकती है चार के साथ मिलकर पकती है, खिचड़ी कभी अकेली नहीं पकती। अगर खिचड़ी अकेली पकती है तो वो किसी साजिश का स्वरूप धारण कर लेती है। यही सोचकर देश का राष्ट्रीय व्यंजन घोषित करने के लिए पूरे देश में अनेकों प्रिय व्यंजन के नाम आमंत्रित किए गए। सबसे ज्यादा लाइक खिचड़ी को ही मिले। अतः सरकार ने खिचड़ी को देश का राष्ट्रीय व्यंजन घोषित करने पर विचार विमर्श किया। यह सब जानते हैं कि हमारे यहाँ कोई भी काम पंडित से बिना पूछे नहीं होता। पंडित जी को देश की कुंडली दिखाई गई। वे बोले, यजमान, खिचड़ी की कुंडली देश की कुंडली से हूबहू मिलती है, अतः ज्योतिष के हिसाब से खिचड़ी को ही देश का राष्ट्रीय व्यंजन होना चाहिए। यह प्रस्ताव आपसी सहमति से तय होते ही लोकसभा में पारित होने के लिए भेजा गया। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही राष्ट्रीय व्यंजन के रूप में खिचड़ी को प्रस्तावित किया गया। संसद होती है विरोध और हंगामा करने के लिए। अगर ऐसा ना हो तो संसद की गरिमा भंग होने का डर भी होता है। सो खिचड़ी का प्रस्ताव आते ही कुछ सांसद विरोध में उतर आए। बोले, अगर राष्ट्रीय व्यंजन घोषित करना ही है तो ठोस और मसालेदार होना चाहिए, खिचड़ी जैसा हल्का और गरीब नहीं। इससे देश की छवि धूमिल हो सकती है, अतः हम सब इस प्रस्ताव का विरोध करते हैं। इतना सुनते ही संसद में हंगामा शुरू हो गया। पक्ष और विपक्ष आपस में एक दूसरे का विरोध जताने के लिए टेबल, कुर्सी, जूते, चप्पल, फाइल, जिसको जो मिला एक दूसरे पर उछालने लगे। पूरी संसद सामान सहित एक दूसरे में गड्ढमड्ढ हो गई। दाहिने तरफ का सामान बाएं तरफ और बाएं तरफ का सामान दाहिने तरफ चला गया। ऐसा लग रहा था मानो संसद ही खिचड़ी पकाने का हंडा बन गई हो, जिसमें सभी सांसद अपने अपने प्रांत की खिचड़ी पकाने का दावा करने लगे। किसी ने अपने प्रांत की मीठी खिचड़ी का प्रस्ताव रखा तो किसी ने तीखी वाली खिचड़ी का प्रस्ताव रखा। इस प्रकार तमाम आपत्तियों अनापत्तियों के बाद बड़ी उदारता से आम खिचड़ी को देश का राष्ट्रीय व्यंजन मान लिया गया। वैसे भी हमारा देश उदारता के मामले में खिचड़ी जैसा ही है। अक्सर हम देखते हैं कि आपसी झगड़े में जब कोई देश दूसरे देश के नागरिकों को घुसपैठिया मानकर बाहर निकालता है तो सबसे पहले हम अपना दरवाजा खोल देते हैं। भले ही अपनों के लिए जगह ना हो मगर दूसरों को घुसाएंगे जरूर। यही हाल खिचड़ी का है। चाहे जो मिला लो, वह कभी इनकार नहीं करती। देश में भी यही हाल है, ठीक खिचड़ी की तरह। चाहे जहां थूक दो, चाहे जहां कचरा डाल दो, चाहे जहां दीवार खड़ी कर दो, चाहे जिस पर जूता उछाल दो, चाहे जिससे दुर्व्यवहार कर लो, कोई मनाही ही नहीं। देश तो अपना है ना, खिचड़ी की तरह। यही सब सोचकर आम खिचड़ी को देश का राष्ट्रीय व्यंजन घोषित कर दिया गया। वैसे भी हमारी सरकार की सोच बड़ी ऊंची है। उसका मानना है कि 4 दिन की जिंदगी में क्या जनता का और क्या देश का, जो भी है सब अपना ही है। आखिर घी कहाँ गया खिचड़ी में। कभी कभी हमारे देश के नेता विचारों की इतनी गहराई में पहुंच जाते हैं कि उनके आगे कबीर का गहरा दर्शन भी पीछे रह जाता है। जैसे
हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही खिचड़ी के भी दो रूप होते हैं। जब वो सीधी और निष्कपट आंच में पकती है तो एकता कहलाती है, जब अपने अपने चूल्हे पर पकती है तो साजिश बन जाती है। हमारी सरकार को साजिश कतई पसंद नहीं है, इसलिए खिचड़ी पकाने का अधिकार सरकार ने अपने पास सुरक्षित रख लिया। वह जैसे भी पकाए उसकी मर्जी। हमारी सरकार खिचड़ी पकाने में बहुत चतुर है। वह जब भी पकाती है रात में ही पकाती है और पकने के बाद सुबह सुबह अखबार में छापकर जनता को परोस भी देती है। ये बात अलग है कि सरकार की पकी खिचड़ी किसी के वारे न्यारे कर देती है तो किसी के सपने चकनाचूर कर देती है। फिर भी आपकी असहमति उसे कतई पसंद नहीं है। आप देशद्रोही ही मान लिए जाओगे यदि आपने सरकार का विरोध जताया तो। कहने को तो खिचड़ी मात्र खिचड़ी होती है, तमाम व्यंजनों में पिचड़ी हुई, मगर जब गरीबों के चूल्हों पर खटबदाती है तो मालपुआ जैसी महंगी मिठाई बन जाती है, भूखे पेट का निवाला बन जाती है, गाढ़े दिनों का सहारा बन जाती है। इसीलिए कहा गया है कि खिचड़ी गरीबों की रसोई पर पड़ा पर्दा होती है। इस पर की गई राजनीति देश को नंगा कर देती है। अतः हम इसे देश की एकता, अखंडता और आपसी मेल मिलाप का प्रतीक ही बनाए। इसी उद्देश्य को लेकर आखिरकार वह दिन आ ही गया जब खिचड़ी डे मनाया गया। हनुमान चालीसा के पाठ की तरह पूरा देश खिचड़ी महोत्सव में डूब गया। गरीबों के नाम पर हजारों किलो खिचड़ी पकी जरूर, मगर कितने भूखों और जरूरतमंदों को मिली यह बात रात के अंधकार में विलीन होकर रह गई। लेकिन यह खबर पक्की है कि उस रात भी लाखों गरीब भूखे पेट सोने पर मजबूर हुए होंगे, क्योंकि घी कहाँ गया? खिचड़ी। मनुष्य और खिचड़ी का इतिहास बहुत पुराना है। समय बदलता है तो दिशाएं बदलती हैं, दिशाएं बदलती हैं तो विचार बदलते हैं, विचार बदलते हैं तो क्रांति आती है, और क्रांति आती है तो बदलाव होता है। अतः आश्चर्य नहीं कि खिचड़ी की कतार में सबसे पीछे खड़ा आम आदमी यदि उल्टी दिशा में पलट जाए तो सबसे आगे भी हो सकता है। सरकार को इस बात की जानकारी होनी चाहिए। यही सौभाग्य खिचड़ी को मिला है। किसी ने सच ही कहा है कि भले ही राजनीति के रंग में रची खिचड़ी झोपड़ियों का रास्ता भूल जाए, मगर आज भी खिचड़ी हिंदुस्तान की आत्मा में बसती है, और आत्मा जब जागृत होती है तब खिचड़ी पीछे नहीं रहती। धन्यवाद। धन्यवाद कंचन लता जी। आगे पढ़ो। कंचन जी माइक खोल लीजिए, आपका माइक बंद है। जी जी हाँ, बहुत बहुत अच्छा आपने पढ़ा। खिचड़ी के माध्यम से जो राजनीति पे आपने प्रहार किया है और सब कुछ तालमेल जैसा होता है खिचड़ी के माध्यम से जो जताने की कोशिश की, बहुत ही बढ़िया था। और बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं, सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप लोग बहुत अच्छे से अपना साथ दे रहे हैं, सुन रहे हैं और कमेंट्स भी कर रहे हैं। तो इसी के साथ मैं चाहूंगी आप अपनी अगली रचना पढ़ें। और कंचन जी थोड़ा अभी कुछ नाम पढ़ दीजिए जो सामने आ रहे हैं, तब तक स्नेहलता जी थोड़ा सा विश्राम करेंगी, पानी पिएंगी। जी हमारे साथ जुड़े हैं हीरो बाधानी जी, मुन्ना पवार योगी जी, सुषमा व्यास, राजनिधि जी, आभा सिंह जी, अनामिका चक्रवर्ती जी, संजीव निगम जी, आभा सिंह जी, आप सभी लोग, अन्नदा पाटनी जी। जी नहीं, नर्वस नहीं हो रही हूँ। मैं चाह रही हूँ ज्यादा से ज्यादा हम स्नेहलता जी को सुन पाए, क्योंकि समय बहुत कम रहता है। नहीं, उसकी आप चिंता नहीं कीजिए। आप ये हमारे लिए जो हमें सुन रहे हैं ना, स्नेहलता जी तो खुद ही पाठक है, तो हमारे पाठक बहुत महत्वपूर्ण है। उनके नाम जरूर लीजिएगा आप, जितने सामने नजर आ रहे बाद में लीजिएगा। जी। मेरा दूसरा व्यंग्य है सर, जिया हुजूर मैं बसंत बेचता हूँ। अरे वाह। जी हाँ हुजूर, मैं बसंत बेचता हूँ। जी स्वागत। रोज की तरह उस दिन भी मैं सुबह की चाय के साथ अखबार पढ़ने बैठी ही थी कि दूर से आती स्पष्ट सी आवाज मेरे कानों में पड़ी। धीरे धीरे वह आवाज नजदीक आने लगी। मैंने सुना वह कह रही थी, मैं सौदागर हूँ
पद्माकर के बसंत का, बिहारी के बसंत का और घनानंद के उस बसंत का जिसने सत्ता की आंखों में आंखें डालकर दिल में बसी मानवीय संवेदनाओं को जिंदा रखा था। मेरी इस टोकनी में भी तरह तरह के बसंत हैं, जो मन भाए ले लीजिए। ये देखिए, सरकारी बसंत, प्राइवेट बसंत, धार्मिक बसंत और ये है ऑल टाइम बसंत। ले लो साहब, घर बैठे की बाहर है। मैं आश्चर्यचकित हो गई। इतने सारे विशेषणों के साथ बसंत बेचता सौदागर पहली बार देखा। उत्सुकतावश मैंने आवाज लगाई, इधर आना भैया, क्या बेच रहे हो? मेरी आवाज सुनते ही जादूगरी मुद्रा में वह बोला, मैं बसंत बेचता हूँ। बसंत भी बिका है? यह मैंने पहली बार देखा और सुना था। सो आश्चर्य से आंखें फाड़ते हुए कहा, देखें तो जरा। ये देखिए, किस्म किस्म के बसंत हैं। ताजा बसंत, टटका बसंत, साहबी बसंत, तेरा और मेरा बसंत, और हाँ, ये देखिए जुगाड़ू बसंत। कौन सा पैक कर दूं माता जी? अपने लिए माता जी का संबोधन सुनते ही मैंने पुकारा। बेचता है मन भावन बसंत और कहता है माता जी। मालूम नहीं, आजकल हर आधुनिक नारी सौंदर्य के लिए माता जी का संबोधन गाली जैसा हो गया है। उसने अपनी अज्ञानता पर क्षमा मांगते हुए कहा, सॉरी माता जी। फिर से अपनी अज्ञानता पर क्षमा मांगते हुए कहा, सॉरी माता जी। और फिर से अपने लिए माता जी का संबोधन सुन मैं भी आग्नेय नेत्रों से उसे देखने लगी। और फिर बोली, अच्छा अच्छा ठीक है। और उसकी टोकनी में रखे बसंत पर सरसरी निगाह डालते हुए कहा, मगर ये तो बिल्कुल ही नेचुरल नहीं लग रहे हैं। सुनते हुए उसने इस कदर देखा मानो मैंने चुनौती दे दी है, तो गोल गोल कंचे सी आंखें घुमाते हुए कहा, किस जमाने की बात कर रही हैं आप? तब की बात और थी, आज तो नेचर भी नेचुरल नहीं है। अजी लेना है तो लीजिए, आखिरी लाट है। आपके भाग्य से हाथ लग गया, वरना अगले साल से तो ये भी नहीं मिलेगा। क्यों? मैंने पूछा। वह राजसा जाहिर करते हुए बोला, आपको नहीं मालूम, अगले साल तो बसंत का पूरा ठेका मीडिया वालों ने ले लिया है। इसलिए अगले साल से बसंत को देखना हो तो टीवी पर ही देखने को मिलेगा, और पढ़ना हो तो पत्र पत्रिकाओं के पन्ने पलटने पड़ेंगे। उसकी बात सुनकर मैंने दुखी होकर कहा, क्या गजब हो रहा है। जो प्रकृति अनंत कालों से माता के समान हमारा पल्लवन और पोषण करती चली आ रही थी, आज उसका भी सौदा होने लगा। मेरी बात सुनकर वह बोला, अरे मैम, न केवल प्रकृति, यहाँ तो आदमी भी बिकाऊ चीज हो गया है। अपनी अद्भुत वाक कला से मुझे उदास देख वह टोकना उठाकर जाने ही वाला था कि मैंने रोका, कोई अच्छा सा गुलदस्ता तो दिखाओ। मेरी बात सुनकर वह नट गया। बोला, ऐसे नहीं, इसका भी क्राइटेरिया तय हो गया है। लीजिए, पहले ये प्रपत्र भर करके अपना अंगूठा लगाइए और आधार कार्ड भी दिखाइए। आपका खानदानी पेशा क्या है इसे भी लिखिए। सरकारी है या गैर सरकारी, नेता है या अधिकारी, आम है या खास, टीचर है या फटीचर। मैंने कहा, भैया, दुनिया में अब कुछ भी नहीं बचा जिसका शासकीकरण न हुआ हो। ले दे के प्रकृति बची थी, उसे भी नहीं छोड़ा। वसंत तो ऋतुराज होता है, सबको जीवन देने वाला होता है। उसने कभी किसी को जात पात के कटघरे में खड़ा नहीं किया, कभी कानूनी शर्तें नहीं लगाई, पूरी दुनिया को संभाव से देखता रहा, लेकिन हमने उसे भी अपनी जागीर समझ लिया। मेरी बात सुनकर वह बोला, अरे मैडम, आप किस युग में जी रही हैं? यहाँ तो सब पराधीन है। आज ये समझ लीजिए कि आज का वसंत आपके कॉलेज का बड़ा बाबू नहीं है, जिससे जब चाहो तब फाइल आगे बढ़वा लो। आज इसके लिए भी गोटी बैठानी पड़ती है, दूसरों का हक मारना पड़ता है, हजारों किस्म के पापड़ बेलने पड़ते हैं, कभी कभी तो गधों का भी जयकारा लगाना पड़ता है। सत्ता के घोड़े पर बैठने के लिए तरह तरह की जुमलेबाजी करनी पड़ती है। हाँ, तो बताइए आप कौन है? उसके धारा प्रवाह ज्ञान के उठते धुएं से काली पड़ी आत्महीनता से मैंने कहा, मैं टीचर हूँ। किस विषय की हो? वह कड़का। अपराध बोध से ग्रसित होकर मैंने धीरे से कहा, हिंदी की। सुनते ही उसने धिक्कारती नजरों से कहा, तो फिर ये लो बसंत पर लिखी 5 कविताएं। मैंने आश्चर्य से कहा, कविताएं तो मैं खुद लिखती हूँ, मुझे तो बसंत चाहिए।
मेरी बात सुनकर वह बोला, हिंदी की टीचर होकर बसंत की कामना करती हो? टीचर बनना ही था तो अंग्रेजी की बनती, पीईटी और पीएमटी का कोचिंग चलाती, किसी सरकारी स्कीम का ठेका ले लेती, लाखों का वारा न्यारा करती, घर में बसंत ही बसंत खिलाती। तो फिर हमारे जीवन में बसंत कैसे आएगा? उसने मुझे उलझन के चक्रव्यूह से बाहर निकालते हुए कहा, नेता बनो, अभिनेता बनो, राजनीतिक दलाल बनो, दलाल बनकर दलों को दलदल बनाओ, दलदल न कर सको तो भंडा फोड़ कर दो, कुछ इधर से ऐंठो, कुछ उधर से ऐंठो, जरूरत पड़े तो मुंह में राम और बगल में छुरी दबा लो, क्योंकि आज बसंत ने भी प्रकृति का दामन छोड़ राजनीतिक गलियों का रास्ता पकड़ लिया। सौदागर की ज्ञान की बस्ती डुगडुगी की निनाद से मेरी स्थिति भृंगी कीट से हो गई थी। उसका डमरू बज रहा था और मेरी गर्दन निदई थी। वह मदारी था, मैं जमुरा थी। अभी उसकी डुगडुगी बज ही रही थी कि मेरे ड्राइंग रूम का पर्दा लहराया और हवा का एक झोंका मेरे सोफे पर आकर बैठ गया। मैंने आश्चर्य से पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं पतझड़ हूँ। तो बसंत कहाँ है? वह बोला, मैडम, अब बसंत भी आम आदमी की तरह आम आदमी की उंगली छोड़कर, अब बसंत भी आम आदमी की उंगली छोड़कर सत्तासीनों की मटाधीसी करने लगा है। वो देखो राजपथ की ओर बढ़ता उसका रथ। मैंने उसके हाथ की दिशा की ओर देखने की बहुत कोशिश की, पर धूल के गुबार के सिवाय और कुछ दिखाई नहीं दिया। हम यूं के त्यों खड़े रह गए और बसंत चला गया। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बहुत बढ़िया आपकी रचना। और बसंत के माध्यम से बसंत किनके पास आता है और उसके लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं, ये, और हिंदी और अंग्रेजी का ये तुलनात्मक एक तरह से वो सब कुछ ऐसे बसंत के माध्यम से आपने कहा है। बहुत बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया। और बहुत लोग अपने कमेंट भी दे रहे हैं इसमें, जो मैं प्रकृति को भी नहीं छोड़ा, प्रकृति को, चले गए कमेंट जो दिख नहीं पाए। अभी आया था कोई कमेंट जो नरेश जी कमेंट्स दिखा दीजिएगा। प्रकृति को नहीं छोड़ा तो प्रकृति भी कहाँ छोड़ेगी, गर्दन को बचा मानव, यह कान तेरे अवश्य मरोड़ेगी। रमनीक मोहनी जी ने लिखा है ये। और बहुत बढ़िया पिलकेंद्र अरोड़ा जी जुड़ गए हैं, जिन्होंने लिखा है, धर्म योगीन व्यंग्यकार डॉक्टर पाठक जी का स्वागत, अभिनंदन। आपका स्वागत किया है उन्होंने। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। क्या खूब बसंत पर भी सियासत, नीता जोशी जी ने कहा है। जी बहुत सही लिखा है नीता जी आपने। और भी बहुत से लोग जुड़े हैं। डॉक्टर मधु सनाढ्या जी जुड़ी हैं। व्यंग्य के सशक्त हस्ताक्षरों से सुसज्जित पटल की स्मृति, बसंत चला गया वाह, गायत्री ठाकुर जी ने। उत्कृष्ट व्यंग बीना सिंह जी लिख रही हैं। पूजा लिख रहे हैं, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर मैम। पूनम गौतम जी ने लिखा है। सभी लोग बहुत सराह रहे हैं आपकी इस रचना को। और अभी तो मिल गया, अगले साल देखने को नहीं मिलेगा। जी बहुत सही। और जैसा कि आपने कहा, आप देखना हो तो मीडिया के माध्यम से देखने को मिलेगा। 5 कविताएं वो बसंत की 5 कविताएं लिखी हैं, कविताओं में मिलेगा बसंत। बहुत ही बढ़िया आपने व्यंग को जैसे व्यंग किया है, बहुत अच्छा। मीडिया के ऊपर साथ में जैसा माहौल है कि हम हिंदी को दोयम दर्जे का और अंग्रेजी को ज्यादा वो महत्व देते हैं, तो उसको लेके कि अगर अंग्रेजी की शिक्षिका होती तो बसंत मिलता। तो मतलब एक बसंत के को प्रतीक लेके आपने जो व्यंग किया है, बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार। इसके साथ ही मैं चाहूंगी आप अपनी अगली रचना रखें, स्नेहलता पाठक जी। जी, मेरी तीसरी रचना है, संविधान में प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। संविधान में प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यूं तो हमारे संविधान में बोलने की पूरी छूट है, यूं तो हमारे संविधान में बोलने की पूरी छूट है, क्योंकि हम लोकतंत्रात्मक देश में रहते हैं। लोकतंत्र में जनता द्वारा जनता की सरकार जनता के लिए होती है। इसलिए
जनता को ही सर्वे सर्वा कहा गया है, मगर देखो तो जनता सबसे कमजोर होती है। वैसे हर 5 साल में आने वाले चुनाव के दिन जनता का वर्चस्व माना जाता है, किंतु देखा जाए तो उस दिन भी वह किसी न किसी दल के दबाव में ही होती है। जिस तरह मैदान में घास चरने वाला जानवर स्वतंत्र होने पर भी स्वतंत्र नहीं होता, बस वही हाल देश की जनता का है। स्वतंत्रता हाथी के दिखने वाले दांतों की तरह होती है, अतः जरा संभल कर ही बोलना होता है। संविधान के जिस पन्ने में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की बात लिखी है, वहीं पर यह भी संकेत दिया है कि आप बोलो, खूब बोलो, सरेआम बोलो, मगर ऐसा बोलो जिससे सरकार की पोल न खुले। ऐसा बोलो कि आपकी गाली भी सरकार की प्रशंसा सी लगे। ऐसा मत बोलो कि सरकार की छवि बिगड़ जाए। हमारी सरकार छवि को लेकर बहुत सेंसिटिव रहती है। सरकार का पीए हमेशा दर्पण लेकर सरकार के साथ लगा रहता है। जैसे ही सरकार की छवि बिगड़ने का अंदेशा होता है, झट वह पीए सरकार को दर्पण दिखा देता है। छवि को अंग्रेजी में इंप्रेशन भी कहा जाता है। इंप्रेशन बहुत लोकप्रिय शब्द है, क्योंकि यह अंग्रेजी का शब्द है। हमारा विश्वास है कि अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल ही हमें ऊंचा उठाने में सहायक हो रहा है। इसलिए हमारे देश में शुद्ध हिंदी शब्द छवि से बहुत कम लोग परिचित हैं। सरकार की छवि छवि होती है, उसे बिगाड़ने वाला देशद्रोही कहलाता है। हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जरूर मिली है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम जो भी कहें सच ही कहें। आप बोलिए खूब, पर निरापद सच मत बोलिए। अगर सच कहने से सरकार की छवि बिगड़ती है तो मत बोलो। सरकार को खुश रखना है तो झूठ का परचम लहराते रहो। हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि सत्यम ब्रूयात अप्रियम सत्यम न ब्रूयात। पहले राजा महाराजाओं के दरबार भरा करते थे, वैसे ही आजकल जन दर्शन का कार्यक्रम होने लगा है। वैसे तो यह कार्यक्रम जनता की तकलीफों और समस्याओं को सुनने के लिए होता है और उनका निपटारा करने के लिए भी होता है, पर सुनी जाती हैं केवल तारीफें और जय जयकार। एक दिन दीनू पानी की किल्लत से परेशान होकर जन दर्शन कार्यक्रम में पहुंच गया, बड़े विश्वास के साथ। काफी भीड़ थी वहां पर। वहां सरकार की तारीफों के पुल बांधे जा रहे थे। थोड़ी देर में दीनू का नाम पुकारा गया। गरीब दीनू नाम पुकारते ही दोनों हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और अपनी तकलीफ का सच उगल डाला। बोला, साहब, हमें कहा गया था कि अच्छे दिन आने वाले हैं, सबके घर में बिजली आने वाली है, पानी 24 घंटा मिलने वाला है, हर घर में शौचालय होगा, जनधन योजना के अंतर्गत सबके बैंक खाते खुलेंगे, सस्ते दामों पर अनाज मिलेगा, निराश्रितों को पेंशन भी मिलेगी। पर मुझे तो आज तक कुछ नहीं मिला महाराज। 4 दिन से नल नहीं आया है, घर वाली बीमार है, गोली खाने को पानी नहीं। सरकार ने पीए को इशारा किया। सरकार के पीए बहुत समझदार होते हैं। अब दीनू पीए के सामने खड़ा था। क्या नाम है तेरा? पीए ने पूछा। दीनू साहब, दीनू घुघिया कर बोला। क्यों आया है? 4 दिन से घर में पानी नहीं है साहब, मेहरारू बीमार पड़ी है, गोली खाने के लिए पानी चाहिए। सरकार के पास नदी तालाब भरे हैं क्या? पीए घुड़का। जब सरकार सब कर सकते हैं साहब, थोड़ा पानी दिलवा दीजिए। तुझे मालूम नहीं कि सरकार ने अपनी घोषणा में कहा है कि सबका विकास और सबके साथ। फिर तेरा अकेले का विकास कैसे कर देंगे? देश की जनता के सामने सरकार की वादा खिलाफी नहीं हो जाएगी। वह कहेगी नहीं कि एक का विकास कर दिया और हम रह गए। इसलिए सबका विकास सबके साथ ही होगा, तो तेरा भी हो जाएगा। फिर सरकार बार बार कह भी तो रही है कि अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, तो इंतजार नहीं कर सकता? ऐसे एक एक व्यक्ति का अपना अपना विकास करवाने की भीड़ लग गई, तो सबका विकास एक साथ कैसे होगा? पीए ने जोरदार भाषण झाड़ दिया। पर सरकार, हमें विकास नहीं चाहिए, मेहरारू को गोली खिलाना है, इसके लिए पानी चाहिए। पीए ने फनफना के उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया। पत्रकार नारद के वंशज होते हैं, बड़ी तेज होती है इनकी ग्रहण शक्ति। किस लोक में क्या चल रहा है हवा का रुख देखकर अनुमान लगा लेते हैं। सो दीनू अभी गेट खोलकर बाहर निकल ही रहा था कि पत्रकारों ने उसे घेर लिया कैमरे के साथ।
क्या तकलीफ है दादा, एक पत्रकार ने पूछा। कुछ नहीं साहब, पानी की खातिर आया था, 4 दिन से नल नहीं आया। दीनू ने उन्हें अपना मान सब कुछ बता दिया। पत्रकार ठहरे भेदिए, गले में हाथ डालकर सब उगलवा लेते हैं। भोले भाले दीनू ने सब उगल दिया। बस फिर क्या था, सुबह अखबार की प्रमुख खबर दीनू का प्रेस इंटरव्यू बन गया। अखबार सरकार के सामने पेश किया गया, फरमान निकल गया। सरकार का पीए कुछ चापलूसों के साथ दीनू की झोपड़ी में पहुंच गया। दीनू कौन है बे, हरकारों ने पुकारा। मैं हूं साहब, दीनू ने हाथ जोड़कर कहा। कल सरकारी जनदर्शन में गया था? हाँ साहब गया था। क्यों गया था? पानी मांगने गया था साहब। 4 दिन हो गए नल नहीं आया। तुझे शर्म नहीं आई सरकार से पानी मांगने में? मेहनत मजदूरी कर और जरूरत है तो खरीद कर पी। पैसा कहाँ है साहब, दिहाड़ी करता हूँ, मजदूरों बच्चों का पेट पालता हूँ जैसे तैसे। हम बड़े लोग नहीं है कि पानी खरीद कर पी सकें। वहां क्या क्या बोल कर आया था बता? मैंने तो कुछ नहीं कहा साहब, सिर्फ अपनी तकलीफें बताई। हाँ, बहुत बोलना सीख गया है, सरकार की छवि बिगाड़ कर आया है और कहता है कि मैंने कुछ नहीं बोला। तू जानता है, जनता को सरकार की छवि बिगाड़ने का कोई हक नहीं है। रहता झोपड़ी में है और बातें बड़ी बड़ी करता है, पर सरकार मैं किसी छवि को नहीं जानता। दीनू निरीह होकर बोला। अरे छवि कोई किसी का नाम नहीं है, नहीं कोई लड़का और लड़की है। सरकार की छवि से मतलब है सरकार की हैसियत, सरकार की औकात, सरकार का प्रभाव, सरकार का चरित्र। इसे अंग्रेजी में इंप्रेशन कहते हैं और वही छवि है। हरकारे ने गुस्से में कहा, अब क्या छवि लेकर चुनाव में वोट मांगेगी सरकार? तूने पढ़ने की कमी दिखा दी। वह इसी चिंता में रात भर सोई नहीं। सरकार की छवि बिगाड़ने वाले देशद्रोही कहलाते हैं, समझा? चल थाने चल, तेरी रिपोर्ट कराना है। दीनू बहुत गिड़गिड़ाया, पैरों पर गिरा, फिर भी थाने पहुंचा दिया गया। दीनू थानेदार के सामने हाथ जोड़कर खड़ा था, उसकी टांगें कांप रही थी। तभी थानेदार कड़का, क्यों भी दीनू बहुत बोलने लगा है? नहीं सरकार, मैं तो कुछ नहीं बोला, सिर्फ पानी मांगा था। थानेदार ने फिर से पानी की बोतल निकाल घटाघट पीते हुए कहा, पानी मांगने गया था? इतने बच्चे क्यों पैदा कर लिए कि पानी भी नहीं पिला सकता? बोल। पैदा नहीं किए सरकार, भगवान ने दिए। दीनू ने भोलेपन से कहा। अच्छा, तूने पैदा नहीं किए, आसमान से टपक पड़े? थानेदार भद्दी हंसी हंसा। नहीं सरकार, मैं तो एक ही बच्चा चाहता था, पर एक दिन टीवी में एक स्वामी जी को कहते हुए सुना कि पाकिस्तान से डटकर मुकाबला करना है तो दूसरी संतान पैदा कर। तभी से बस सोचा कि मैं भी कुछ मदद कर दूं देश की। दीनू के चेहरे पर गर्व की झलक छा गई। अच्छा, थानेदार बोला, जब सरकार कहती है कि समय पर टैक्स जमा करना है, नागरिक का परम कर्तव्य होता है, तब कहाँ जाती है तेरी मदद? दीनू कुछ बोलने ही वाला था कि थानेदार बोला, चल पहले अपनी छवि देख ले, चल हवालात में 4 दिन सड़ेगा, तब समझ में आ जाएगा चला है देश की मदद करने। इतने में ही दीनू की पत्नी पानी का पाउच लेकर आती और कहती है कि साहब, ये कल से प्यासा है, इसे पानी पी लेने दो। पानी का पाउच देकर थानेदार ने डपटा, खरीद करके लाई है? नहीं साहब, आज गर्मी बहुत है, रास्ते में बहुत से भले आदमी दादाजी लोग मुफ्त में पानी का पाउच बांट रहे हैं, मैंने भी 2-4 मांगे, बच्चों के लिए घर ले जा रही हूँ, साहब इसे भी पी लेने दो। उसने पाउच वाला हाथ आगे बढ़ाया, तभी थानेदार ने ऐसा डंडा घुमाया कि पाउच नीचे गिरकर फूट गया। स्वयं दीनू पानी के लिए तरसती नजरों से हवालात की ओर चल दिया। दीनू की पत्नी का मुंह खुला का खुला रह गया। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। और इस व्यंग के माध्यम से आपने सरकार के ऊपर और नागरिक की जिम्मेदारी के ऊपर, स्वामी बाबाओं के ऊपर भरोसा करके जो बात मानते हैं वो भी कि अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं नागरिक, वो भी सरकार के ऊपर, और सरकार के जो बताते नहीं सच किसी जो को, लोग होते हैं प्रतिनिधि, उन सभी के ऊपर जो कटाक्ष किया है वो बहुत ही बढ़िया था और बहुत अच्छा था। अपनी बात सच को भी कैसे रखना है, ये सच रखो लेकिन पूरी बात मत रखो, कैसे सच बोलो, ये सारी बातें कहते हुए बहुत ही खूबसूरत व्यंग्य आपका स्नेहलता जी। और मैं चाहूंगी सर कुछ बोल रहे हैं, शायद आपका माइक म्यूट है सर, सुनाई नहीं आई आपकी आवाज।
जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद कंचन लता पांडे, और बहुत बहुत आभार डॉक्टर स्नेहलता पाठक। आज हमारे पास हमारे इस वृक्ष पर दो बेलें हैं, एक दो लताएं हैं, एक कंचन लता और एक स्नेह लता। हाँ, कंचन जो है वो सोना है, और जो स्नेह लता है वो एक भाव है। अब किसका भाव ज्यादा है ये देखना पड़ेगा। मैं स्नेहलता पाठक जी को प्रणाम करते हुए मैं उन्हें प्रणाम करते हुए कुछ बात उनके व्यंग पर करूंगा। और वो चूंकि हमारी ही पीढ़ी की एक वरिष्ठ व्यंगकार हैं, तो मैं बहुत ऐसा तो नहीं कुछ कहूँगा कि जो जिसे कहते हैं कि समझा रहे हैं या टीचर हैं, वो तो नहीं इनके सामने हो सकता। इन्होंने पहला 3 व्यंग सुनाए, तीनों 3 तरह के थे। खिचड़ी इन्होंने एक व्यंग सुनाया, और उसमें इन्होंने कहा कि भारत एक भोजन प्रिय देश है, खाता पीता देश है। तो जहाँ का खाता पीता देश है, तो उसी से हम एकदम समझ गए कि क्या यहाँ खाया जाता है, क्या पिया जाता है। तो जिस मानसिकता को इन्होंने बयान किया और बाद में व्याख्यायित भी किया कि जो राजनीतिक कुचक्र है, जो राजनीतिक भ्रष्टाचार है, जो रिश्वतखोरी है, जो अनावश्यक कमाई है, उस सब के ऊपर इन्होंने खाते पीते देश से आरंभ किया। और खिचड़ी समझौतावादी व्यंजन है। खिचड़ी में बहुत सारी चीजें मिलती हैं, और फिर कहते भी ना, खिचड़ी के हैं 4 यार, पापड़ घी दही अचार। तो वो खिचड़ी अकेली पकती है तो साजिश होती है। देखिए, इसमें भी जो इन्होंने व्यंजना दी है वो भी बड़ी तारीफे काबिल है। फिर इन्होंने चूंकि खिचड़ी को अब राष्ट्रीय भोज करार कर दिया गया है, उसको लेकर के इन्होंने जो एक खाका खींचा, एक तस्वीर बनाई काल्पनिक कि कैसे संसद में हुआ होगा। और फिर ये उसी में लिखती हैं, जो भी है अपना है। ये सरकार का है, सरकार और किसी का नहीं है। जो भी है वो अपना है, इसीलिए उसी को हक है। सरकार खिचड़ी पकाने में माहिर है। और देखिए, जो आजकल हो रहा था, पिछले दिनों से होता है कि इस सरकार की खिचड़ी रात को पकती है और सुबह घोषित करती है। ऐसा हुआ है। आप कई तरफ देख लीजिएगा, चाहे वो नोटबंदी थी, चाहे वो धारा 370 थी, जो भी जितनी भी चीजें, तो खिचड़ी रात को पकी और सुबह सुबह एकदम से बताया वो मित्रों, और सब समझ जाते थे कुछ होने वाला है, या तो गाज गिरेगी या गाज से कुछ प्रकाशित होगा। तो ये उस तरफ इन्होंने संकेत किया। तो अच्छा व्यंगकार वही है जो व्याख्या नहीं करता, संकेत करता है, जो प्रतीकों में बात करता है। ये बात हम बार बार आपको कहते ही हैं। खिचड़ी गरीबों की रसोई पर पड़ा पर्दा है। देखिए, क्या है कि हमें हर चीज पर्दे में रहती है कि पता ना चले कि इसके भीतर क्या है, उसके लिए पर्दा डाल दिया जाता है। तो खिचड़ी भी गरीबों की रसोई का पर्दा है। इसमें भी कितने भाव छिपे हुए हैं, आप बहुत सारे भावों को इसमें पहचान सकते हैं। फिर कहते हैं कि खिचड़ी पकी तो जरूर, लेकिन मिली कितनों को, कितनों को मिली खिचड़ी। अब एक सवाल है जो सरकार पर है, सत्ता पर है, और उस दूषित व्यवस्था की तरफ संकेत कर रहा है कि जहाँ पर वे लोग अपनी अपनी खिचड़ियाँ पकाते हैं और जिन तक जानी चाहिए वहाँ तक नहीं जाती। ये हमारे देश की मूल समस्या है। सब कुछ है, वितरण ठीक से नहीं है। किसी के पास है तो इतना अधिक है कि उसको समझ में नहीं आता कहाँ खर्च करूं, और किसी के पास इतना भी नहीं है कि वो अपनी पत्नी को पानी का एक पाउच खरीद के ला सके। ये जो इतनी बड़ी खाई है अमीर और गरीब की, जो बढ़ती जा रही है, उस पर खिचड़ी के माध्यम से स्नेहलता पाठक जी ने बहुत अच्छा व्यंग दिया है। और देखिए, उन्होंने उनकी क्षमता देखिए, समय बदलता है तो दिशा बदलती है, दिशा बदलती है तो विचार बदलता है, विचार बदलता है तो क्रांति आती है। एक जो प्रोसेस है कि समय, दिशा, विचार, क्रांति, लेकिन क्रांति आती कहाँ है? वो तो वसंत है, आता नहीं है। खबर आती कि आया था। आता कौन है? सोफे पर कौन बैठता है? पतझड़ बैठता है कि हम फिर वही के वही हैं। केवल हमें लुभावने वायदे किए जाते हैं,
हमें सब्ज बाग दिखाए जाते हैं और हम अंत में आकर के फिर वही बन जाते हैं जैसे थे, है ना। पुनः मूषक भव, तो मूषक कितनी कल्पना कर ले, शेर बनेगा, हाथी बनेगा, वो पुनः मूषक ही बनता है। हम पुनः मूषक भव हैं और यही चलता आ रहा है। तो आपने उस खिचड़ी के माध्यम से जो प्रतीक बुना, और वो प्रतीक जो है वो सरकारी खिचड़ी के पकने पर पूरी जो दूषित व्यवस्थाएं हैं उन पर, जो अच्छी सत्ता नहीं है उन पर, इन सब पर उस खिचड़ी के जो छींटे हैं वो पड़ रहे हैं। घी को लेकर भी आपने अच्छी बात की कि जो मिलता भी है तो घी वो आपस में वहीं चला जाता है। खिचड़ी दिवस मनाया जाए, सबको खिचड़ी खिलाई जाए, लेकिन वो घी कहाँ गया? स्कूलों में भोजन जाता है, बाद में पता चलता है कि पूरा नहीं पहुंचा। स्कूलों में दूध जाता है, यूनिफॉर्म जाती है, कॉपी किताबें जाती हैं, लेकिन नहीं पहुंचती, और पहुंचती भी है तो उनकी संख्या उतनी नहीं होती जितनी की आवंटित की गई थी। तो एक खिचड़ी के माध्यम से ये दाने दाने अक्षर अक्षर व्यंग स्नेहलता पाठक जी का था। बधाई स्नेहलता पाठक जी आपके सुंदर व्यंग के लिए। हम भी इस खिचड़ी को आपके साथ मिलकर खाएंगे। दूसरी रचना इनकी कथात्मक है। जी हाँ हजूर मैं बसंत बेचता हूँ। तो आपको पता है कि भवानी प्रसाद मिश्र का बड़ा लोकप्रिय था गीत, जी हाँ हजूर मैं गीत बेचता हूँ, तरह तरह के गीत बेचता हूँ। जी लोगों ने तो बेच दिए ईमान, मैं तो सिर्फ गीत बेचता हूँ। तो उसको लेकर उन्होंने बड़ी व्याख्या की थी गीतों की, है। ये गीत लिखा था सोने में, ये गीत लिखा था पुणे में, और इस तरह से वो कविता चलती है जिसका आशय वही है। तो यहाँ क्या है, उसी तर्ज पर जी हाँ हजूर में बसंत बेचता हूँ, और बिहारी घनानंद के बसंत मेरी टोकरी में बसंत, तो एक बसंत बेचने वाला है, बसंत बेच रहा है। अब बसंत कौन है? बसंत राजनेता, बसंत उद्योगपति, बसंत एक छोटा दुकानदार, बसंत एक भ्रष्ट अधिकारी। ये सब जो लुभा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, चाहे वो मीडिया हो, कोई भी, सभी की तरफ एक इशारा करता है कि मैं बसंत बेचता हूँ। और बसंत इन्होंने साहबी, जुगाड़, टिकाऊ, है ना, इन सब शब्दों का बहुत संकेतात्मक प्रयोग किया है। हमारे यहाँ एक तकनीक होती है साहबी, एक होती है जुगाड़ू, एक होती है टिकाऊ। तो इन्होंने सब तरह के बसंतों की सूचना दी। मन भावन बसंत भी है, बोलता है माता जी नेचुरल नहीं है। तो इन्होंने कहा कि नेचर भी आजकल नेचुरल नहीं है। इसमें भी देखिए कितनी व्यंजना छिपी हुई है कि नेचर भी अब नेचुरल नहीं है। मैं अमेरिका में, यहाँ तो हवा ठीक है, कुछ नेचुरल है यहाँ का नेचर, लेकिन दिल्ली में 350-400 तक का जो रेशो होता है उसकी खराबी का, यहाँ 35 है। तो तब तुलना जब हम करते तो हमें लगता है कि हम कैसे वातावरण में जी रहे हैं जहाँ नेचर भी नेचुरल नहीं है। तो इन्होंने ये जो पर्यावरण की शुद्धता की तरफ इशारा किया है, जो प्रदूषण की समस्या की ओर इंगित किया है, वो चंद पंक्तियों के माध्यम से बिना कहे कर दिया है। फिर कहते कि अगले साल तो ठेका मीडिया वालों को मिलेगा, अब तो बसंत नहीं आएगा। वो प्रचारित करेंगे तो मीडिया कहाँ देखना, मीडिया में देखना बसंत कहाँ है। बसंत को लेकर के कुछ जो हमारे देश के बड़े निबंधकार, उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे लेख लिखे हैं कि बसंत आया तो लेकिन दिखा नहीं, और बसंत केवल कैलेंडर में ही रह गया। और वो कहते हैं कि लोग बसंत की इंतजार करते रहते हैं और दरवाजे खिड़कियां खोलते नहीं है। बसंत आता है और चला जाता है, बाद में पता चलता है ये तो बसंत था। तो यानी ये हमारी योजनाएं, पंचवर्षीय योजनाएं बन रही हैं। अभी तक पहली पंचवर्षीय योजना भी पूरी नहीं हुई पूर्णतः। तो वो है, दिखा देते हैं कि ये हुआ, ये चला गया, ये हुआ, और उनमें से कुछ चीजें नहीं होती हैं। तो जो इनका व्यंग है, जो हो रहा है उस पर कम, और जो नहीं हो रहा उस पर अधिक हमारा ध्यान दिला रहा है। यही व्यंग्यकार की खूबसूरती है कि जो कोष्ठकों में होता है, जो मन में होता है,
जो दो शब्दों के बीच खाली जगह होती है उसमें क्या अर्थ भरा हुआ है, उस अर्थ तक पहुंचाता है व्यंग्यकार। और उस अर्थ तक पहुंचता है आपके जैसा संवेदनशील और बौद्धिक परिकाष्ठा लिए हुए भावक, चाहे वो श्रोता हो, चाहे वो पाठक हो, चाहे वो दर्शक हो। तो इन सब चीज़ों को लेकर के इन्होंने उस एक कथा के माध्यम से बताया कि ले दे करके एक ऋतु बनी थी, वह भी जागीर बन गई। आप किस युग में हैं? आज बसंत के लिए गोटी बिछानी पड़ती है। अगर आपको कोई चीज़ ऐसी चाहिए, अच्छी चीज़ चाहिए जो बहुत कम लोगों को मिल रही है, आपको उसके लिए गोटी बिठानी पड़ेगी, है ना। गोटी का खेल का एक शब्द है, वो गोटी बिठाते हैं जिससे कि विजय प्राप्त हो। तो प्राप्ति के लिए गोटी बिछानी पड़ती है। सत्ता के घोड़े पर बैठकर गधों की प्रशंसा करनी पड़ती है। बहुत व्यंग की भाषा का बहुत अच्छा निर्माण किया स्नेहलता जी आपने। और इसके बीच में आपने हिंदी को लेकर के भी एक व्यंजक बात कही कि जब वो कहता कि अच्छा आप हिंदी पढ़ाती हैं, अरे पढ़ाना ही था तो कुछ और पढ़ाती, हिंदी से क्या मिलना है। ये बड़ी बात शोभनीय है कि अभी तक हम पूरी दुनिया को बता नहीं सके कि 176 देशों में हिंदी पढ़ाई जाती है। इस अमेरिका में 70 से अधिक विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ाई जाती है, लेकिन ये मालूम नहीं, अभी भी लोग क्षुब्ध होकर के वो बात कहते हैं। इस बात को हमें बदलना होगा, इस बात को छोड़ना होगा। हिंदी के 11 विश्व हिंदी सम्मेलन हो चुके हैं, 42 देश उसमें हिस्सा ले चुके हैं। अभी हाल ही में गीतांजलि श्री को बुकर पुरस्कार मिला है। तो वो हिंदी नहीं, हिंदी सबसे ज्यादा विज्ञापन हिंदी में होते हैं। अगर हिंदी में विज्ञापन नहीं हो, ना पेप्सी बिकेगी, ना कोई स्कूटर, ना कार। बाजार की जो मुख्य भाषा है वो अंग्रेजी या स्पेनिश या और नहीं है भारत में, उर्दू, बंगला, गुजराती नहीं है, हिंदी है। जब तक उसका तो इस तरफ हमें ध्यान देना चाहिए कि हम खुद ही उसकी अवमानना ना करें। ये ऐसा ये मेरा निजी विचार है, बाकी आप जैसा लगे। तो जब भी हम हिंदी की बात करें तो मैं हमेशा कहता हूँ तुम अंग्रेजी का विरोध क्यों करते हैं? जब भाषा माँ का स्वरूप है तो जैसी माँ हिंदी वैसी गुजराती वैसी बंगाली अंग्रेजी, हम एकदम से अंग्रेजी का को कोसना शुरू कर देते हैं। तो उस कोस कर्म से भी हमें बचना चाहिए। वो कहता है नेता बनो, अभिनेता बनो, राजनीतिक दलाल बनो, अगर आपको अपने घर में बसंत चाहिए, आपकी सुविधाएं, बसंत सुविधाएं, मतलब तो है सुख, लेकिन सुविधाओं को ही सुख मान लिया लोगों ने, क्या किया जाए। तो वसंत के दोनों अर्थ है, सुविधाओं से भी और उससे भी। तो वसंत कब मिलेगा? सुविधाओं से यहाँ अर्थ है ना। वो मिलेगा आपको जब आप नेता, वहीं से पैसा है, बाकी तो कुछ नहीं भैया, कुछ मिलेगा नहीं। आज बसंत ने भी राजनीतिक गलियों का रास्ता ढूंढ लिया है ना। एमएलए बनता है एक व्यक्ति, 1 साल में करोड़ोंपति हो जाता है, क्योंकि वो सत्ता के गलियारे में चला गया, इलेक्शन, और उसके बाद फिर जानते ही रेस्ट सब आपको मालूम है। हवा का एक झोंका आया, तुम कौन, है ना। एक सोफे पर आकर के बैठ गया, तो इन्होंने पूछा भाई तुम कौन? वो बोला मैं पतझड़ हूं। बसंत कहाँ है? राजपथ पर है। जब नायिका, इस व्यंग की जो नायिका है या जो नायक है, जो भी है, जब राजपथ की तरफ देखते हैं तो वहां केवल धूल ही धूल दिखाई देती है, बसंत तब भी नजर नहीं आता। ये जो धूलीकरण किया स्नेहलता पाठक जी ने, ये मुझे बहुत भाया कि आपने बसंत को नहीं देखा, मतलब आपके नायक ने बसंत को नहीं देखा, लेकिन उस उड़ती धूल में कुछ नजर नहीं आया। तो राजपथ पर वही धूल है जो आंखों में झोंकी जा रही है, जिसने हमें अंधा किया हुआ है। हम वही कहें जो वे चाहते हैं, नहीं तो वही होगा जो आपके अगले व्यंग में है। तो ये कथात्मकता, मैंने पहले भी कहा था कि जिन व्यंग्यों में कथात्मकता होती है वो देर तक चलते हैं, वो दीर्घजीवी होते हैं।
और दूसरे, जो व्यंग्य अपने समय की खबरों के आधार पर होते हैं वो भी देर तक नहीं चलते। उनमें शाश्वतता का संकट होता है, दीर्घकालीनता का संकट होता है, क्योंकि वो मुद्दे बदल जाते हैं। तो इसलिए उनको जो अच्छे व्यंग्यकार हैं वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि, क्योंकि क्या है कि जो अभी कुछ हुआ और उस पर टिप्पणी कर दी, एक तबसरा उसकी कटु आलोचना कर दी या उसकी प्रशंसा कर दी, उसके बारे में कुछ लिख दिया, कुछ भाषा को तोड़ मरोड़ दिया, तो व्यंग कह करके छप भी जाता है। तो छप जाता है तो वाह भाई ठीक है, हमारा व्यंग छप गया, हम तो हो गए व्यंग्यकार। लेकिन वो व्यंग्यकार नहीं है। व्यंग श्रेष्ठ वही होगा, ज्यादा अच्छा, जो कि जिसमें शाश्वतता है, जो दीर्घ काल तक चले। उन्हीं बातों को हम देर तक वो सामयिक रहें। तो यहाँ इन्होंने अब बताया संविधान में प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। एक तो इन्होंने ये श्रीलता जी पाठक जी, आपने इतना लंबा शीर्षक कैसे दे दिया, संविधान में प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता? ये तो किसी है ना, इसको छोटा छोटा होता तो ज्यादा अच्छा लगता। ये तो अभिव्यक्ति कुछ भी आप कहते, पर ये बहुत जी हाँ हजूर बसंत बेचता और खिचड़ी, ये अच्छे थे। ये थोड़ा सा शीर्षक कुछ ऐसा लगता है। अब इसमें आपने शुरू किया, जनता सबसे कमजोर होती है। एक आपका सूक्त है, हीरो वाधवानी जी यहाँ होते हैं, सूक्तियाँ लिखते हैं, देश में सबसे बड़े सूक्तिकार हैं। तो जब कोई यहाँ सूक्ति देता है तो मैं हमेशा उनका नाम लेता हूँ कि देखिए हीरो जी ऐसा नहीं है, और भी हैं जो सूक्ति लिखते हैं। तो यहाँ व्यंग्यकार लिख रहा है, वो कह रहा है जनता सबसे कमजोर होती है। बस अब व्याख्या की जरूरत ही नहीं। स्वतंत्रता हाथी के दांत सी दिखने वाली होती है। खाने के और होते हैं, दिखाने के और होते हैं। तो दिखाने के दांत है, हम आजाद नहीं है। ये जो बात आपने कही है डॉक्टर पाठक, ये महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। फिर आपने एक बहुत अच्छा रूपक बनाया कि सरकार का पीए एक दर्पण लेकर चलता है और बार बार दिखा देता है कि आपकी छवि कैसी है। ये जो आपका छवि निराकरण, छवि निवारण, छवि बनाओ आंदोलन है, ये बहुत अच्छा है। ये आपकी जो कल्पना शक्ति उसका परिचायक है। और दरबार और जनदर्शन, उसमें क्या सुना जाता है? बुलाया तो इसलिए जाता है कि जनता की आवाज सुने, लेकिन उसमें वो क्या सुनना चाहते हैं? हजूर आप बहुत अच्छे हैं, बहुत बड़े हैं, वही चीजें ज्यादा सुनना पसंद करते हैं। तो ये जो चापलूसी को लेकर के, और जो दरबार अभी समाप्त नहीं हुए, लोकतंत्र आ गया लेकिन राजतंत्र अभी भी हावी है। राजतंत्र लोकतंत्र की नकाब पहनकर हमारे सामने उपस्थित होता है। और जो कभी नवाब राजा लोग किया करते थे, ये उससे भी ज्यादा बड़े हो गए हैं। वो तो खानदानी होते थे। और ये कौन है, मैं इस पर कमेंट नहीं करना चाहता, आप जानते हैं। जो ऐसे नेता हमने देखे हैं कि जो कहते थे हम गरीबी को तोड़ेंगे, ऐसे करेंगे, बहुत गरीब घर से आते हैं और उसके बाद आकर के वो अपनी मूर्तियां लगवाने लग जाते हैं और फिर सैकड़ों फीट का केक बना लेते हैं, जिन चीजों के ऊपर वो कहते हैं कि ये नहीं होनी चाहिए, ये बड़े लोगों के चोचले हैं, तो उनसे भी ज्यादा चोचले खुद करने लग जाते हैं। तो ये जो छद्म है, ये जो प्रपंच है, ये जो हिपोक्रेसी है, क्योंकि व्यंग में सबसे अधिक क्या है कि पाखंड भंजन। व्यंग्यकार पाखंड खोलता है, उसको खंड खंड करना शुरू कर देता है, और उन खंडों को जो पा लेता है वो असली व्यंग का पाठक हो जाता है, जैसे आप लोग हैं। तो इन्होंने फिर इन्होंने एक पात्र लिया, नाम भी उसका ऐसा रखा, दीनू। समझ गए आप, बहुत दीनहीन है, नाम भी दीनू है। जश्न में दीनू चला गया और कह रहा है कि मेरी पत्नी को पानी चाहिए, उसे दवाई की गोली खानी है, पानी नहीं है। तो उसको पानी नहीं मिलता, पानी की जगह आश्वासन मिलते हैं, बल्कि वो धमकियां ही मिलती हैं कि तूने ये नहीं किया, वो नहीं किया, तू क्या है, जानता नहीं सबका विकास, सबका साथ, तेरे अकेले का विकास कैसे करें। तो ये जो वर्तमान सरकार ने जो अपने इस तरह के वाक्य बनाए हैं, जिनको
जिनके कारण वोट की उपलब्धियां होती हैं, उनके ऊपर बहुत ज़बरदस्त कैची चलाई है व्यंग्यकार ने। और देखिए, मैं यहाँ ये कहूँ कि आप व्यंग्यकारा क्यों कहते हैं, साहित्यकारा किस लिए कहते हैं? ये मैं सिर्फ कंचन लता जी को नहीं, सभी संचालिकाओं को कहना चाहता हूँ। पहले भी किसी ने कहा कि व्यंग्यकारा है, व्यंग्यकारा नहीं, व्यंग्यकार हैं। और साहित्यकारा नहीं है, साहित्यकार है। ये उर्दू के लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप साहित्यकारा कहेंगे, साहित्यकार नहीं। और दूसरी बात, अनेकों कहते हैं आप, बहुत से लोग, अनेकों नहीं होता शब्द कोई, अनेक होता है। अनेकों कहना गलत है। और फिर आप नमस्कार करते हैं, ये मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि नमस्कार को नमस्कार क्यों बना दिया। तो उसको वहां से श हटाइए और स लगाइए। ये मैं सभी से कह रहा हूँ, क्योंकि सभी लोग ऐसा बोलते हैं कि वो शायद वो मुक्सुक हो सकता है कभी ये भी हो जाए कि ठीक है, नमस्कार भी ठीक शब्द है, लेकिन जब तक वो नहीं तब तक हम सही बोलें। तो यहाँ कहते हैं अच्छे दिन आने वाले हैं, जस्ट वेट कीजिए, करते रहिए, वेट करते रहिए। वो क्या एक एक बहुत अच्छा हाँ, क्या था, गोदो की इंतजार, सैमुअल बैकेट का एक नाटक है, वेटिंग फॉर गोदो। तो गोदो की इंतजार है कि एक पार्क के अंदर दो लोग आकर के बैठते हैं, पहले एक आता है, एक कोने में बैठ जाता है, दूसरा आता है, बैठ जाता है, फिर एक जाता है, कुछ बोलता है, उटपटांग, कुछ भी, चिड़िया तोता चले गए, आ गए हमारे एक फसल, और फिर उसके बाद कहता है ओहो गोदो नहीं आया, और बिल्कुल ऐसे कह के गोदो नहीं आया कह करके फिर वो अपने वापस बैठ जाता है। दूसरा उठता है, वो भी कुछ ऐसे ही बोलता है, अनर्गल सा, और फिर वो भी कहता है गोदो नहीं आया। जब ये नाटक पहली बार प्रस्तुत हुआ जर्मनी में, और उसके बाद क्या हुआ कि फिर क्या बस यही कहते रहते हैं कि गोदो नहीं आया, और बैठ जाते हैं गोदो नहीं आया, और उसके बाद नाटक समाप्त हो जाता है। लेकिन आश्चर्य कि सभी लोग इतने उसमें गुम हो गए कि कुछ समय तक, कुछ क्षण तक तालियां भी नहीं बजी। बाद में जब तालियां बजी तो बहुत देर तक बजती रहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें हुआ क्या नाटक में? हुआ ये कि नाटककार ने उनको स्थिति पर पहुंचा दिया कि सबको अपने अपने गोदो याद आने लगे। किसी के बच्चे की नौकरी नहीं लग रही तो उसका गोदो वही इंतजार में है, लेकिन वो गोदो नहीं आता। किसी की बेटी की शादी नहीं हो रही, उसको वर नहीं मिल रहा, तो उसका गोदो वो हो गया। हमारी सरकार क्या है, ऐसे ही आश्वासन देती है और हम गोदो का इंतजार करते रहते हैं। वो तो गो है, कम नहीं है, आएगा नहीं। कब से सुना हमने, हम बच्चे थे, किशोर हुए, जवान हुए, बुढ़ापे की तरफ बढ़ गए, गरीबी नहीं हटी। राम राज्य पता नहीं कब से सुन रहे हैं कि राम राज्य आएगा, अच्छे दिन आएंगे। कितने कितने बुरे दिन हमने देख लिए। तो ये जो होते हैं ना, ये गोदो है, ये फिर उसका बड़ा अच्छा प्रयोग करता है जो वैसा साहित्यकार होता है। तो यहाँ मुझे वो ही याद आया। और फिर आपने, अब मीडिया जब आता है तो अखबार में दीनू का चित्र छप जाता है, तो दीनू कौन है, वो वहाँ पहुंच जाते हैं, पानी मांगने आया था। पानी क्यों मांग रहा है? काम कर, पानी खरीद। और उसकी पत्नी एक पाउच लेकर आती है कि ये वितरित हो रहा था तो मैंने लिया है, तो उसको भी नहीं पानी दिया जाता। नहीं, जब हम देंगे तभी पीना है, जब हमारी घोषणा चलने दो। क्या है ना, आप सोचिए कि अगर मुद्दा समाप्त हो जाए तो क्या होगा। मैंने एक लेख लिखा था जिसमें मैंने ये लिखा था कि हर 26 जनवरी पर जब गणतंत्र दिवस की परेड निकलती है राजपथ से, तो उसमें सबसे अंत में कुछ झांकियां निकलती हैं, और उनमें सबसे लुभावनी झांकियां होती हैं कि जो हमारे ये जो क्या कहते हैं, जो लोग होते हैं ना, अरे देखो कैसे कैसे होता है, शब्द दिमाग से निकल जाते हैं, कि जो आदिवासी झांकियां निकलती हैं। तो आदिवासी झांकियां निकलती हैं, वो अधनंगे लोग उसी तरह के डांस हु करते हुए, उन्हीं पुराने परिधानों में, पुराने साजों के साथ गाते नाचते आते हैं नंगे पैर। सोचिए आप,
75 साल हो गए देश को आजाद हुए, अभी तक राजपाथ पर उनको नंगा ही घुमाया जा रहा है। अरे आपको शर्म आनी चाहिए। आप उनको कपड़े नहीं दे सके, शिक्षा नहीं दे सके, उनके साज नहीं बदल सके, उनकी आवाज नहीं बदल सके, वो वही कर रहे हैं। वो बदलेंगे नहीं, क्योंकि मुद्दा बदल जाएगा। जैसे मुद्दा बदल जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, किसका प्रदर्शन करेंगे? ये जो चीज है, ये इसमें कोई भी सत्ता आती है वो इस दुर्व्यवस्था में शामिल हो जाती है। हमारा निशाना उस दुर्व्यवस्था की ओर है। लोग लिखते हैं फेसबुक पर, मैं ज्यादा उसमें उनका विरोध नहीं करता क्योंकि मैं इन चीजों में नहीं पढ़ना चाहता। वो लोग लिख रहे होते हैं कि जो व्यंगकार सत्ता का विरोध ना करे वो अच्छा व्यंगकार नहीं, जो व्यवस्था का विरोध ना करे, दुर्व्यवस्था का, और जो सत्ता अच्छी नहीं है उसका विरोध ना करे। कोई सत्ता अच्छी है तो क्यों विरोध करे? क्यों विरोध के लिए विरोध क्यों करना है? हम साहित्यकार हैं, नीर क्षीर विवेक जानते हैं। तो यह वो आता है और उसको भी हटा दिया जाता है। फिर वो छवि देख रहे हैं, पानी का पाउच लोग बांट रहे हैं, थाने तक चला जाता है, डंडा मारते हैं। दंड है, ये राजदंड है, उससे कोई बरी नहीं होना चाहता। तो ये जो कथा और इसका मिश्रण किया है, ये बहुत तीक्ष्ण है, बहुत तीखा व्यंग्य है, जिसकी मार बहुत दूर तक है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ स्नेहता श्रीवास्तव जी। और अभी बहुत अच्छा लिखा आचार्य संदीप कुमार त्यागी ने कि अच्छे दिन आएंगे पप्पू, अच्छे दिन आएंगे, किसको अंदाज था यह गीत उल्लू भी गाएंगे। ये देखिए त्यागी जी ने भी कितना अच्छा लिखा है। तो ये जो तीखापन है ये हमको सालता है, पर ये मजबूरी है कि व्यवस्था ऐसी कि हम चाहते भी कर नहीं पाते। कब से व्यंग लिख रहे हैं पर कोई बदलाव नहीं हुआ। हाँ, इतना हुआ कि लोगों को पता चल गया कि ये बीमारी है, तो डायग्नोज कर चुके हैं हम सब जानते हैं ये सब लाइलाज बीमारियां हो रही हैं। तो इन सब की तरफ संकेत करता है व्यंगकार, बार 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 उसको पकाता है। आइए स्नेहलता जी, कुछ बातचीत करते हैं आपसे। आप ये बताइए कि आप तो कहानी कविता भी लिखती थी, तो आपने व्यंग को ही क्यों चुना, मुख्य पर्दे पर ले आइए नरेश जी ने। कभी कभी सर ऐसा होता है कि हम लिखना चाहते तो हैं किसी और विधा में। आप सुन रहे हैं? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हाँ, लिखना तो चाहते थे, कविताओं से शुरू किया, खूब गजलें लिखी, खूब शेरो शायरी की, लेकिन मन को तसल्ली नहीं हुई, क्योंकि जिंदगी में तो कुछ दूसरी बातें घट रही थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि संतोष नहीं होता था वो सब लिख के। और फिर मैंने व्यंग जब लिखना शुरू किया तो मुझे लगा कि ये मेरी जिंदगी के अनुकूल है ये विधा, और इसी में लिखना चाहिए, क्योंकि उसमें मैं भी अपना बहुत कुछ निकाल देती थी उसमें, तो बहुत शांति मिलती थी, संतोष होता था। तो मुझे ऐसा लगता कि साहित्य की कोई भी विधा हो मन से जुड़ी होती है। बिना मन के यदि किसी विधा पर लिखेंगे तो भाव नहीं आ पाते हैं। जब वो विधा आत्मसात कर लेती है हमको अपने आप, तो मुझे उस विधा में मजा आने लगता है, आनंद आने लगता है, मैं बढ़ती चली जाती हूँ। और न जाने क्यों मुझे व्यंग से बहुत प्रेम भी हो गया है, क्योंकि मेरी अभिव्यक्ति भी उसमें आ जाती है, वो मुझे अभिव्यक्त करता है। बहुत सुंदर, आपने बहुत अच्छी बात कही। एक बात मैं और बताना चाहती हूँ कि मेरे उस व्यंग का शीर्षक अभिव्यक्ति नहीं थी स्वतंत्रता की, संविधान की अभिव्यक्ति ने कुछ और था, तो मैं आपको समझाने लगी, उसी में वो बात आगे बढ़ गई। अच्छा, हमें लगा शीर्षक है। नहीं, बोलना जरा संभाल के। नहीं, माफी चाहता हूँ, मुझे लगा कि शीर्षक है, इसलिए मैंने नोट किया। वैसे तो दूसरी बात श्रीलता जी, आप व्यंग और हास्य, विनोद, उपहास, इनको लेकर क्या सोचती हैं? हास्य के बारे में, ह्यूमर है और सटायर है, तो इन दोनों को आप कितना एकीकरण मानती हैं, कितना इनका अलग मानती हैं, कैसे आप सोचती हैं इनके बारे में, ये हम सब जानना चाहेंगे। देखिए नवल साहब, कई बार तो हास्य में भी बहुत बड़ा व्यंग होता है। हम कुछ नहीं कहते, किसी की बात सुनकर के केवल यदि मुस्कुरा देते हैं तो सबसे बड़ा व्यंग हो जाता है।
या कभी अट्टहास कर देते हैं तो वो भी एक व्यंग्य का स्वरूप ही होता है। समझने वाले समझ जाते हैं, नहीं समझने वाले तो यही कहेंगे कि मेरी तारीफ हो रही है, पर वो तारीफ नहीं होती है। और व्यंग्य के साथ हास्य होना बहुत जरूरी है। इसलिए भी जरूरी है कि व्यंग्य का जो तीखापन है, कहते हैं लकड़ी सांप मर जाए पर लकड़ी भी न टूटे, लाठी न टूटे। ये बात हमें अपनी जिंदगी में हमेशा साथ में रखना चाहिए, क्योंकि तोड़ने से तो वो व्यंग्य भी अधूरा रह जाएगा, उसका प्रतिफल नहीं मिलेगा। यदि हम ऐसा व्यंग्य लिखते हैं या बोलते हैं कि पूरी तरह से हमारे संबंध टूट जाए, या हमारी लाठी ही टूट जाए, या हमारी कलम ही टूट जाए, तो व्यंग्य सार्थक व्यंग्य नहीं कहलाता। बहुत बहुत अच्छी बात आपने कही, बिल्कुल सार्थकता यही है। तो जहाँ से हिंदी व्यंग, इस नए व्यंग की शुरुआत हुई, और वहाँ से आपने किन को चुना जिनके व्यंग आपको अच्छे लगे और उनसे आपको प्रेरणा मिली? मैं परसाई जी को पढ़ा परसाई जी का तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं यदि 5 व्यंग उनके पढ़ लेती थी तो मैं 1 व्यंग लिख लेती थी, ऐसा था। परसाई जी के व्यंग में बहुत प्रेरणा और बहुत आगे बढ़ने की जो शब्द है, जो शैली है, जो पॉइंट्स हैं उनकी, वो बहुत काम देते। उसके बाद में मैंने शरद जोशी को बहुत पढ़ा, उनका यथासंभव पूरा पढ़ डाला था। शरद जोशी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि उनकी जो शैली है शरद जोशी की, वो शैली शायद परसाई के पास भी नहीं थी। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में लतीफ घोंगी जी थे, उन्होंने बहुत प्रेरित किया। कुछ भी लिखो आपकी तरह वो भी कहते थे, बहुत अच्छा लिखा है, लिखते रहो, एक दिन कलम जरूर सैनी हो जाएगी। वो निराश कभी नहीं करते थे, जैसे आप निराश नहीं करते। सबसे अधिक व्यंग तो लतीफ घोंगी जी ने लिखे हैं जी। और त्यागी जी तो ये कहते हैं, रविन्द्रनाथ त्यागी, कि मेरे से पहले लतीफ घोंगी का नंबर है, कि परसाई, शरद जोशी, फिर लतीफ घोंगी, फिर मैं, त्यागी जी। तो वो पर आपको क्या लगता है कि लतीफ घोंगी जो है उनका नाम इतना क्यों नहीं हुआ? आप तो उनके साथ थी। इसमें बहुत सारी बातें होती हैं कि यदि कोई बहुत अच्छा लेखक है और वो यदि किसी तरीके से ज्यादा तो नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि साहित्यकार का मान रखना भी बहुत जरूरी है, तो आगे आकर के कभी उन्होंने किसी दूसरे की जगह पाने की कोशिश नहीं की। और जो सबसे बड़ी विशेषता थी कि वो इसी में लगे रहते थे कि तुमने लिखा क्या लिखा। मैं बीच में आपको टोक रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं मानता। इससे तो ये साबित हो जाएगा कि जो लोग पॉपुलर हुए वो किसी तिकड़म से आए, ये नहीं। उनके लेखन में, बात नहीं, वो तिकड़म की बात नहीं है। उनके लेखन में ऐसी कौन सी कमजोरी थी? सामने आने से नहीं, जब लिखा जा रहा है, छप रहा है, तो पाठक पढ़ रहे हैं, आलोचक पढ़ रहे हैं, तो वो तराजू तो ये नहीं कि कोई आगे आकर के पढ़े, उससे बहुत कुछ नहीं होता। वो मैं जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप उनके करीब रही हैं, तो ऐसी कौन सी कमजोरी आपको नजर आई उनके लेखन में? मैं वो जानना चाह रहा हूँ, अगर आप बताना चाहिए तो। उनका नहीं, क्यों नहीं बताना चाहेंगे। उनके लेखन में जो लेखन को पढ़ करके जो प्रतिक्रिया पाठक के मन में होनी चाहिए थी, वो नहीं होती थी। बहुत ही सहज और साधारण शैली थी। और चलिए एक और बात आपसे करते हैं कि परसाई जी तो मानते ही नहीं थे कि व्यंग एक विधा है। शीला शुक्ल भी नहीं मानते थे। तो आप इसके बारे में क्या कहती हैं? परसाई जी तो कहते थे तो एक शैली है, स्पिरिट की बात है। तो मैंने उनसे पूछा था कि स्पिरिट क्या होती है, तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो मैं उनकी इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि देखिए जो व्यंग है वो पूरी सभी प्रकार की विधाओं में मिलता है। आप निबंध लिखेंगे तो भी उसमें व्यंग आता है, नाटक लिखें, कहानी लिखें, उपन्यास लिखें, जो भी लिखेंगे बिना व्यंग के कुछ पूरा नहीं होता। व्यंग के लिए अलग नहीं, देखिए वो तो आपने रचना में व्यंग कहा, मैं तो व्यंग रचना की बात कर रहा हूँ। हर रचना में व्यंग होता है, सब जानते हैं, हास्य भी होता है, श्रृंगार सब होता है, लेकिन व्यंग रचना
हम परसाई जी को निबंधकार नहीं कहते, कहानीकार नहीं कहते, उनको हम व्यंग्यकार ही कहते हैं। हम आपको व्यंग्यकार ही कहते हैं, आप चाहे लाख कहें कि मैं निबंधकार हूँ, कहानीकार हूँ, लेकिन समीक्षक कहता है कि नहीं। ये एक बात पिलकेंद्र जी ने पूछी है कि कहीं सांप्रदायिकता तो बाधक नहीं बनी। नहीं, ऐसा नहीं है। मुस्तफा हुसैन इतने मशहूर हुए, आपके सामने है, और फिर जो उन्होंने लिखा ना, एक चूहे की मौत बदुजमन है, तो ऐसा नहीं है, इसमें सांप्रदायिकता नहीं है कहीं। ये मन से निकाल दीजिए। हमें ये देखना पड़ेगा कि हम देखें कि प्रतिबद्ध साहित्यकार होने के बावजूद, कम्युनिस्ट होने के बावजूद भी परसाई क्यों ज्यादा अच्छे माने जाते हैं। कुछ बात तो होगी ना। और लतीफ घोंगी इतना लिखने के बाद, और बहुत अच्छा लिखा उन्होंने, मेरे तो घर आए, मैं भी उनको मिला हूँ, लेकिन ये मैंने भी उनसे सवाल किया था कि दादा आप क्या बात, कहते यही मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने कहा आप इतना क्यों लिखते हैं, Why should you write so much? ज्यादा लिखने से क्या होगा? तो मैं कहना चाहता था, वो समझ गए। बुजुर्ग, और मेरी उम्र, बेचारे बच्चों, बहुत सारे बच्चे थे उनके, बहुत बड़ा परिवार था, उसी में 9 बेटियां थी, और 9वीं बेटी का नाम रूबी 9 उन्होंने अपने मकान का नाम लिखा होता है। 9 बेटियां थी। यस। तो चलिए, और जहाँ तक सांप्रदायिकता की बात है, तो वो संप्रदायवादी तो नहीं थे, क्योंकि उन्होंने अपनी किसी भी बेटी की शादी में नॉन वेज नहीं रखा, और मेरे ख्याल से परिवार में भी कोई नहीं लेता था, तो उन्होंने सब त्याग दिया था कि नहीं, हम सब समाज के लोग। बहुत से हिंदू यही सारा दिन चिकन ही खाते हैं। वो बात जो इतनी बाहर निकलती हुई बातें उन्हीं को जान सकती हूँ, बाकी तो मैं बहुत अंदरूनी बात नहीं जानती, परंतु लिखते थे। लेकिन क्या तो उनके लेखन को बहुत माइल्ड लेखन कहा जाता था, कि किसी बात को बहुत उभार कर नहीं लिखते थे, या एकाएक सामने नहीं आते। ये अब आपने बात बिल्कुल बता दिया। देखिए, शालीनता में हम लोग कई चीजें बताते नहीं हैं, क्योंकि अगर उन बातों को खोले तो हम सोचते हैं, संकोच में रहते हैं, अच्छा ही लगेगा। पर ये मंच ऐसा है कि देखिए, यहाँ पर जिन महिलाओं को समझा जाता है कि वो व्यंग क्या लिखेंगी और कौन है। मुझसे एक शिक्षक ने कहा, तुम इतना बड़ा प्रोग्राम कैसे करोगे, 8 से ज्यादा तो महिला व्यंग लेखिका है ही नहीं। तो मैंने कहा मेरे पास तो 45 लोगों की सूची आ चुकी है, और जोशी जी कह रहे हैं कि मेरे पास 60 से ज्यादा क्या करूं। मैंने कहा अब औरों को मत लीजिए। और जितने व्यंग आज तक पढ़े गए, जिनमें आज भी देखिए कितने उत्कृष्ट व्यंग हैं, और कितने अच्छे ढंग से आप बता रही हैं। और आपने उस नारी सुलभ जो संकोच मर्यादा, उसकी रक्षा करते हुए जो बात मैं आपसे उगलवाना चाहता था, आपने बड़ी देर बाद उस बात को कहा। तो ये बात हम सबको बताना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे, मैं फिर कहूँगा कि मंच का सौभाग्य है कि यहाँ पर स्नेहलता पाठक जैसी एक बड़ी व्यंग्यकार उपस्थित है, और बहुत से व्यंग्यकार यहाँ, हमारी पीढ़ी के बाद की पीढ़ी के बहुत से व्यंग्यकार हैं, और बहुत आश्वस्त करते हैं। मैं देख रहा था, रमणीक मोहिनी है, और सुषमा व्यास जी हैं, गायत्री ठाकुर हैं, बीना सिंह हैं, सनाडे जी हैं, पिलकेंद्र अरोड़ा जैसा एक सशक्त व्यंग्यकार है, मीना अरोड़ा भी आती हैं आज नहीं। हाँ, तो ये सारे, तो ये बहुत हमारा सचमुच पटल का सौभाग्य है। और बहुत धन्यवाद। मैंने कुछ इधर उधर कर दिया तो आप भाई हूँ आपका, तो आप क्षमा करते हैं उसको। ये तो मेरा सौभाग्य कि आपने मेरे व्यंग्यकार की समीक्षा की, और इतने सारा अच्छा, बहुत अच्छा बोला। नहीं, मुझे भी वो तो आप समर्थ हैं, बहुत ही समर्थ, बहुत अच्छा लगा। और कंचन, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बाधाओं के बावजूद भी तुमने इन सब चीजों को संभाला बहुत अच्छे ढंग से। तो मेरी बात तो खत्म हो गई। अब स्नेहलता जी कुछ कहना चाहे, और कंचन जी इसको समापन करेंगी या नरेश जी करेंगे, वो देखिएगा। कभी यदि आपने समय दिया तो मैं एक व्यंग्य सुनाऊंगी कि जिस घर में स्त्री व्यंग्यकार बन जाती है। जी सर, कंचन जी का नेट प्रॉब्लम आ गया है, तो उसके घर का जो माहौल है वो कैसा रहता है, वो बाद में कभी सुनाएंगे, जब भी समय होगा किसी कार्यक्रम में सुनाएंगे। आपकी आवाज नहीं, आपका माइक बंद है सर, आपका माइक बंद है। हाँ, मैंने कहा कि एक दिन अभी आपको और आना है स्नेहलता जी, अभी आना है, अभी फाइनल नहीं हुआ। नरेश जी वो
देखिए आज कंचन जी अभी बहुत अच्छे ढंग से दिख रही थी, बोल भी रही थी, पर अचानक फिर तकनीकी व्यवधान हो गया। जी नरेश जी। आदरणीय स्नेहलता जी, हाँ आइए। आदरणीय स्नेहलता जी, बहुत अच्छे तरह से जो फटकार लगाने वाला व्यंग मैंने आपका सुना, बहुत अच्छा लगा। नरेश जी, सबसे ज्यादा बधाई तो आपको मिलनी चाहिए। अरे नहीं नहीं नहीं, आप सबका आशीर्वाद है, आप सबका प्यार है। आप तो इस कार्यक्रम के, आप नहीं नहीं तो नहीं कुछ नहीं। आपके भरोसे ही हम लोग बैठे रहते हैं। इतना अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं, सब सबसे एक दूसरे से मुलाकात भी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस दिन का तो बहुत दिनों से इंतजार था। आप सबका बहुत शुक्रिया। श्रोताओं में कमलेश कुमार जी है, वीना श्रीवास्तव जी है, चेतना भाटी जी है, अंधा पटनी जी है, पिलकेंद्र अरोरा जी है, हमारे मित्र है बीके पाटिल जी, आचार्य संदीप कुमार त्यागी जी। मैं आपको बोलना चाहूंगा, बीके पाटिल जी जब जुड़ते मुझे खुशी होती है। इतने सालों से मैं पटल चला रहा हूँ, बहुत बहुत कम समय में ऐसा हुआ होगा कि मेरे गांव से, मेरे नजदीक से, मैं जहाँ जॉब करता हूँ वहां से कोई जुड़ा हो। तो जब बीके पाटिल जुड़ते हैं तो मुझे एक खुशी होती है कि मेरे गांव का आदमी यहाँ है, मेरे साथ मेरा एक मित्र है। तो बीके पाटिल जी, आपका भी स्वागत है। आचार्य संदीप कुमार त्यागी जी, रजनीश गोयल दीदी, हीरा वाधवानी जी, सविता श्रीवास्तव जी, आदरणीय गायत्री ठाकुर जी। सर, गायत्री ठाकुर कितने दिनों से हमारे पटल को नॉन स्टॉप फॉलो कर रही है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। और जितने बजे वो देखती है उतने बजे मुझे वो लिंक पे लिखती है व्हाट्सएप हाँ, वो पे कि मुझे क्या अच्छा लगा। गायत्री मंत्र रोज पढ़ा जाता है। बिल्कुल, हाँ हाँ हाँ। आचार्य संदीप कुमार त्यागी जी, हमारे पटल की बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति नीलू मेहरा जी, नीता मैडम जी, महत्वपूर्ण बोलना पड़ेगा, अभी खाना बाकी है मेरा। नीता मैडम जी कौन है जी? रमणीक मोहिनी जी, आदरणीय नीलम वर्मा जी, साहित्य नयन राजनामे नाम से कोई चैनल है, उनकी भी प्रतिक्रिया आई है। और डॉक्टर मधु सनाड्या जी, आप सभी का बहुत दिल से शुक्रिया। इस तरह आप रोज जुड़ते हैं, इस प्रोग्राम को सुनते हैं। इस प्रोग्राम को बड़ा बनाने में सबसे बड़ा योगदान आपका है। मैं कुछ करूंगा, आने वाला व्यंग्यकार कुछ पढ़ेगा, हमारा एंकर कुछ करेगा, हरि जी कुछ करेंगे, ये सबकी बात की बात होती है। आप सब हो, आप सब आत्मा हो इस प्रोग्राम की। तो आप सबका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। कंचन जी, आपने अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। आप बहुत नर्वस लग रही थी, आप बहुत अच्छा बोलती हो। और मैं उल्टा कंफ्यूज था कि मैं आज वो शुरू से ही ये नेटवर्क की प्रॉब्लम और ये जो तकनीकी व्यवधान आया उसकी वजह से जो भी असुविधा हुई उसके लिए माफी चाहती हूँ। और आपका धन्यवाद संकट मोचन नरेश चंद्र जोशी जी, जो मैं आप कंचन जी के बारे आके में क्या संभाल बताऊं लेते। सर? कंचन जी डेडिकेटेड है, बहुत अच्छे से तैयारी करती है। मैंने जब उनकी एंकरिंग देखी, हर बार वो बहुत अच्छे से तैयारी करती है, 10 सवाल पहले पूछती है। अब उतनी तैयारी के बावजूद भी ऐसा हुआ तो उनका नर्वस होना मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आपने अच्छा किया। आपकी तरफ से कोई बुराई नहीं थी। टेक्निकली बातें हमारे किसी के हाथ में नहीं होती। और सभी असुविधा के लिए माफी चाहती हूँ। और जब सीनियर लोग जुड़ते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, उसके लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद भी चाहती हूँ। और पिलकेंद्र अरोड़ा जी ने कहा नमस्कार में शक्कर है, तो उनको नमस्कार, और बाकी सबके लिए नमस्कार। तो जो लोग भी जुड़े तो बहुत, जब गुणी लोग होते हैं तो बड़े प्यार से सिखाते हैं। उस सीख को मैं कुछ सीख के यहाँ से जा रही हूँ, जाऊंगी मतलब अभी। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत अच्छे से सबने कमेंट किए, बहुत सारे लोग जुड़े, सभी का अभिवादन। जो जिस योग्य है, यथा योग्य, सबको नमस्ते, सबको स्नेह। जो आशीर्वाद के काबिल होंगे उन्हें आशीर्वाद, और सबको प्रणाम करती हूँ मैं अपने तहे दिल से। और फिर से माफी चाहती हूँ जो भी असुविधा हुई उसके लिए। बहुत अच्छे व्यंग सुनने को मिले, इतनी अच्छी
सर ने समीक्षा की, और जो जो बिल्कुल ही नहीं समझ सकता होगा वो भी बड़े अच्छे से समझ गए होंगे कि कितने भी छुपा के स्नेहलता जी ने अपने व्यंग कहे हैं, कितने उसके कहेंगे प्रतीकों के माध्यम से कहे, लेकिन उसको जितने अच्छे से समीक्षा से समझाया सर ने, तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, जुड़ने वाले सभी का धन्यवाद। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट भी थे आप सभी के लिए। जो हमारा भी सभी को प्रणाम। कंचन जी, हमें भी हंसी आ गई। शाह शक्कर का नमस्कार में शाह शक्कर का बताया तो हमें भी हंसी आ गई उस वक्त। सबसे इम्पोर्टेंट आदरणीय हरीश जी, इस प्रोग्राम की आत्मा, हार्ट ऑफ दिस, बिल्कुल बिल्कुल, तो उनको दिल से चरण स्पर्श। सालों साल हो गए आप इतना सुनते रहते हो सबको धैर्य से, और फिर आप जब बोलते हो तो आपको तो साहित्य की तपस्वी मान लेना चाहिए। अरे तो भाई किसका हूँ, सोचिए ना स्नेहलता जी, भाई किसका हूँ। तो आप सबका बहुत दिल से शुक्रिया। तो ये प्रोग्राम की खासियत ऐसी है कि हर वक्त ये प्रोग्राम जब बंद करने का समय आता है तो ऐसा लगता है कि बोलते ही रहो या सुनते ही रहो, और यही इस प्रोग्राम की खासियत है कि इसका अंत हमेशा शुरुआत में छुपा। नरेश जी, आप दोनों की जोड़ी ईश्वर ने बहुत अच्छी बनाई है, सोच समझकर। दोनों ही साहित्य हैं और दोनों ही भाषा से प्रेम करने वाले, साहित्य से प्रेम करने वाले। मैं तो वही सोचती रहती कितना बोलते हैं बात। इस प्रोग्राम के अंत में ही अगले प्रोग्राम की शुरुआत रहती है, ये इस प्रोग्राम की विशेषता है। सभी को धन्यवाद, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, नमस्कार। वंदन 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 साहित्य श्री भारती। शब्द अर्थ का गहरा नाता, ज्ञानार्जन का सुख है पाता। वागेश्वरी निकट है आती, मन में ज्ञान की ज्योत जलाती। वागेश्वरी निकट है आती, वागेश्वरी निकट है आती, मन में ज्ञान की ज्योत जलाती। वंदन 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 साहित्य श्री भारती। चिंतन मनन की क्षमता लाती, अल्प ज्ञानी को विज्ञ बनाती। वैचारिक पूंजी मिल जाती, जिज्ञासा नित नवल जगाती। वंदन